दिया प्री प्लान के साथ हमला किया लाल बाबू। हमको जब घूसा मारा तो हम पूरी तरह से जान रहे कि घूसा मारा हमको, लेकिन हमको लगा कि घूसा मारा होगा, जैसे कि हथियार से पूरी भीड़ थी ना, लोग एक दूसरे को पकड़ रहे थे। जब हमको दर्द महसूस हुआ तो कपड़ा उठा करके देखे तो पूरी जो है लाश जो है बाहर निकल गई थी, हमारी चर्बी के साथ जो है बाहर निकल गई थी। हम और घर की औरतें भी थी, उनको सपोर्ट कर रही थी, जो घरों से हथियार ला करके उनको हाथों में थमा रही थी। ये नूरुद्दीन मरीज 3 तारीख को रात में सदर हॉस्पिटल सिवान से रेफ़र होकर हमारे पास में आया और मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की तो ये चाकू लगा हुआ केस था और इसको मैंने CT स्कैन कराया तो उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे मल्टीपल बावेल इंजरी थे और अंदर एब्डोमिनल ट्रॉमेटिक इंजरी थे और बावेल कुछ आंत की कुछ पार्टें सेगमेंट काट के हटा दी गई और उसे फिर जोड़ा गया और ये सर्जरी कम से कम 2 से 3 घंटे तक चली और उसके बाद मरीज अभी क्रिटिकल ICU में है, जिसमें ऑक्सीजन मॉनिटर ये लगा के हम लोग उसको एक बेहतर सुविधा दे रहे हैं। इसे ये लोग दिया है धमकी और महुआरी के लोग से क्या कह रहे हैं? बोले इसको मारने का सुपारी हमको दिया है लोग, आपको मारने का? हमको मारने का, इसलिए मैं मेरे हाथ का जख्म है और ये है और ये साइड का जख्म है जो इधर चाकू लगा है। ये लोग एक डाउन एक्चुअली ये लोग चलाए हैं हार्ट पे, लेकिन ये बच के इधर लगा हुआ है। हमारा नाम रिजवान अहमद सिद्दीकी है। हमारे ऊपर अटैक हुआ है। 3 आदमी हम लोग जख्मी हो गए हैं और बहुत बुरी तरीक़ा से जख्मी है। मामला ये हुआ कि डॉक्टर SD प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। बढ़हरिया के पड़रौना गांव में मदरसा कमेटी को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुआ। ये वाकया आपको जुमा के रोज़ की है, 3 तारीख की, और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक गंभीर मामला सामने आया है। हालांकि दोनों पक्ष का अपना अलग अलग दावा है। अभी हम लोग हैं जिनके यहाँ रियाज अहमद सिद्दीकी साहब हैं। आज के अखबार में भी उनके जो ये पूरे बयान है वो आया हुआ है और इसी के अनुसार मैं आपसे बात भी कर रहा हूं कि मदरसा कमेटी के जो गठन करना था उसको लेकर के आज जिस तरीके से, हालांकि ये मामला सिर्फ पड़रौना का ही नहीं है बल्कि कई ऐसी जगह का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन ये जिस तरह से यहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं जुमा के रोज़ यानी कि 3 तारीख को बताया जाए तो एक पक्ष को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। कई लोग अभी इलाजरत भी है जिनका इलाज चल रहा है और कई लोग इलाज करा करके आप देख सकते हैं जिनको गंभीर चोट अभी सामने आया हुआ है। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों जो है कि इस तरह का मामला आया कि एक दूसरे का जान लेने पे लोग तुल गए हैं। हालांकि आमतौर पे हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन कमेटी की जो बात आती है तो आमतौर पे लोग इसको बैठ करके समझ लेते हैं, लेकिन मामला अगर किसी की जान लेने और जाहिर है कि इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। हालांकि जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन भी इसमें ढूल मूल रवैया अपना रही है। घटना 3 तारीख को हुई, आज 7 तारीख है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। सवाल अगर सिर्फ कमेटी की होती तो समझ में आता, लेकिन अगर किसी के जान पे बीत रही है तो ये समझ से परे है कि कानून भी अगर किसी का मदद नहीं कर रहा है तो आखिर ऐसा ये लोग फिर जाएंगे कहाँ। हम इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज पड़रौना है और हम इन लोगों से बात करेंगे कि मामला क्या है और ये सारी चीज़ें इन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम रिजवान अहमद सिद्दीकी है। हमारे ऊपर अटैक हुआ है। 3 आदमी हम लोग जख्मी हो गए हैं और बहुत बुरी तरीक़ा से जख्मी है। मामला ये हुआ कि नया मदरसा का कमेटी हम लोगों ने गठन किया। एक घर है कौसर नोमानी साहब का और कौसर नोमानी साहब मदरसा के पहले सेक्रेटरी थे। गांव वाले लोगों ने 15 साल पहले उनको चुना और वो तकरीबन 6-7 साल मदरसे को चलाने के बाद से फिर उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल भी हुए 6-7 साल हो गया। उसके बाद गांव वालों ने किसी को सेक्रेटरी नहीं चुना, उनका बेटा ने अपने आप को सेक्रेटरी घोषित कर लिया और वो इंतकाल में आया था 6 साल बाद बाहर से, मुन्ना, और दूसरा और नाम है जो हमको नहीं मालूम है, मुन्ना के नाम से जानते हैं। और उन्होंने अपने आप को सेक्रेटरी घोषित कर लिया कि हमारे बाप थे, उसके बाद से हम मदरसे को चलाएंगे और वो दुबई में रहते हैं।
और उनके बाप का इंतकाल हुआ था 6-7 साल पहले। उसके बाद वो अब तक गांव में नहीं है और वहीं से वो डील करते थे। अपना भतीजा उनका है और चचेरा भाई उनको दे दिया था डील करने के लिए। उनका चचेरा यानी बड़े अब्बू का लड़के का नाम है लल्लू, लाल बाबू जावेद आलम शाह, और लल्लू का 6 ठो लड़के हैं। ये सब मिलकर मदरसे को चला रहे थे, लेकिन मदरसा सही से नहीं चल रहा था। उसमें लोगों का जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया था, पढ़ाई सही से नहीं हो रही थी, रंगाई पोताई का काम नहीं हो रहा था, और हमारे मदरसा का जो तरक्की चाहिए वो नहीं हो रहा था। जिस मकसद से उसको बनाया गया था ये सब सारा काम उसमें ठप था। तो गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को सलाह दिया कि बाबू आप लोग सामने आइए और जिस मकसद से मदरसा कायम किया गया है उस मदरसे को उसके लिए आप लोग इसका काम कीजिए ताकि बच्चे को पढ़ाई अच्छा से मिल सके और गांव में दीन का बोलबाला हो। तो हम लोग सामने आए, जिसमें हम भी एक एक्टिव थे और भी गांव के लोगों ने मिलकर ये राय मशवरा किया और 28 नवंबर 2022 को एक नया कमेटी का गठन किया गया। मीटिंग रखा गया, गांव वाले सारे आए और कमेटी नहीं बनी, जिसमें जनाब आफ्ताब शाह साहब को सेक्रेटरी बनाया गया और नायब सेक्रेटरी बनाया गया जनाब शरीफ अंसारी साहब को, और पप्पू खान साहब को सदर बनाया गया और हमको यानी रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को नायब सदर बनाया गया। और इसके अलावा 17 मेंबरान चुने गए। ये जो कमेटी इनका गठन हुआ पूरे गांव को, आवाम को मैसेज दिया गया यानी खबर पहुंचाया गया, जुमा में अनाउंस हुआ, उसके बाद से ये मीटिंग हुआ। लेकिन जो पुराने सेक्रेटरी हैं जो अपने आप को घोषित कर चुके थे यानी कौसर साहब के बेटे, तो वो तो यहाँ है नहीं, वो तो दुबई में बैठे हैं और कोई भी लिखित तरीक़ा से इन लोग का सेक्रेटरी का नाम निशान नहीं था। लेकिन इनके घर के बच्चे हैं, उन लोगों ने वहाँ पे आया हुआ था और इसका ये गठन होने के बाद से इन लोगों ने दुबई से विरोध किया, मैसेज भेजा हम लोगों कि नहीं हमारे बाप सेक्रेटरी थे, हम ही रहेंगे, ये हमारे बाप की बेइज्जती है। ठीक है, तो इससे उन लोगों ने विरोध शुरू किया और विरोध बढ़ते बढ़ते हम लोग सोचे कि चलो भाई एक दिन आएगा, धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे, ये लोग पीछे हट जाएगा और मदरसा हम लोग का चलेगा। लेकिन हम लोग को अंदाज़ा नहीं था इन लोग इतना गिरा हुआ हरकत करेगा। हम बाहर रहते हैं, हम 2 तारीख को घर पहुँचे और 3 तारीख को यानी 24 घंटे के अंदर इन लोगों ने हम पे हमला कर दिया। हम बाहर इराक में रहते हैं। इन लोग, हमको ऐसा लगता है कि ये प्री प्लानिंग सारा घटना था। हम जिस तरीके से यहाँ लोग बैठे हैं 8-10 लोग, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे अपने दरवाजे पे, जिसमें हमारे मदरसा के सेक्रेटरी भी थे। हम लोग बैठ के आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तब तक लल्लू यानी जावेद शाह के घर से झगड़ा हुआ फैयाज से, कुछ हल्ला गुल्ला आपस में हुआ। उसके बाद से वो लोग आए हमारे दरवाजे पे आकर हमको गाली देने लगे कि यही सब मेन है, यही सब नया कमेटी चुना है और कह के गाली देने लगे। हम लोग वहाँ से हटा दिया और लोग थे उन लोग को धक्का वक्का देकर भगा दिया कि जाओ जाओ, सब रात की बात है, अगर कुछ ऐसा मामला है। हम भी थे और लोग थे जो, क्योंकि ये लोग पहले से हल्ला हुआ था तो लोग भी इकट्ठा हुए थे। हल्ला किस बात को लेकर हुआ था? ये हल्ला इस बात से, फैयाज जो इनके चचेरे भाई हैं लाल बाबू के, उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि फैयाज मस्जिद में खड़ा होकर उनके घर के लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। इसीलिए फैयाज गुस्सा हो रहे थे कि हमने ऐसा कुछ बात नहीं बोला और आप लोग हमारे बारे में क्यों। हाँ, पहले आपसी हुआ था 2 मिनट तू में, फिर वो लोग हम पे आए कि यही है मेन, यही नया कमेटी बनाया और गाली दिया। हम लोग वहाँ तक हटा दिए। उसके बाद से उन लोग वापस गए और जाके चाकू लेकर आया। कौसर साहब के घर से चाकू आया और उसने पहले लाल बाबू ने हम पे मारा। पहले पीछे से 2 आदमी पकड़ लिया, उसने तो वार किया हमारे गर्दन पे, लेकिन हम अपने बचाव में सर नीचे किए तो हमारा यहाँ पे लग गया बहुत तेज, वो दाब जैसा कोई हथियार था। फोटो है क्या? जी, जरा दिखाइए तो इसका फोटो। इसका फोटो हम दिखा रहे हैं। जो ये हमारा आप देख सकते हैं, ये बैंडेज जब चेंजिंग हुआ तब का फोटो है। ये घटना के 3 दिन बाद का फोटो है। उस टाइम हमको बहुत ब्लीडिंग हुआ, खून से लथपथ है। ये कपड़ा हमारा उस टाइम खून से लथपथ था, ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ। इतना ब्लीडिंग हुआ तकरीबन 2 से 2.5 लीटर खून हमारा गिरा। गमछा से हम लोग दाब कर इम्तियाज साहब जो हैं वो लेकर सिवान गए। अच्छा, उन लोगों ने हम पे पहले वार कर दिया
अभी हम समझ पाते कि ये लोग क्या हो रहा है, इतना ये लोग ऐसा कर सकता था हमको सोच भी नहीं था। जब मारा फिर हम चिल्लाने लगे कि अरे ये तो चाकू मार दिया सब, हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत तेज ब्लीडिंग होने लगा। नूरुद्दीन हमारा भाई जो है वहीं पे खड़ा था, अब वो ब्लीडिंग होते देखा, दौड़ कर आया हमको बचाने के लिए, तो उन लोगों ने नूरुद्दीन को भी चाकू मारा और फिर हमारा भतीजा प्रिंस था उसको भी चाकू मारा। जी, ये हमारे जो बगल में बैठे हैं, ये मारने वाले में मेन है लल्लू जिसने हमको चाकू मारा, और उसका मौजूद में उसका 3 ठो लड़का था और उसका एक भगीना है वो था, यानी लाल जावेद आलम उर्फ लल्लू, उसका एक बेटा है इरफान उस्मानी उर्फ सल्लू। 5 आदमी का नाम है। 5 आदमी में जावेद आलम उर्फ लल्लू है, और उस इरफान उस्मानी उर्फ सल्लू है, और उसका एक फैसल है उसका बेटा, और एक उसका बेटा है उसका नाम है कैफ, और उसका एक भगीना है जिसका परसोट वाला घर है जीशान। मेरे हाथ का जख्म है और ये है, और ये साइड का जख्म है जो इधर चाकू लगा है। ये लोग एक डाउन एक्चुअली ये लोग चलाए हैं हार्ट पे, लेकिन ये बच के इधर लगा हुआ है। और ये लोग, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिंस सिद्दीकी है। आप कहाँ थे उस वक्त? हम उस वक्त अपने घर पे थे, जब आवाज़ सुने हम गए इन लोगों को चाकू लगा बचाने के लिए, तब तक वो लोग हम पे भी बहुत जगह हमला किया। 2-3 लोग मिल के इन लोगों को जान से मार देना है, और वो जानलेवा हमला था और प्री प्लान के तहत किया गया था। तो अभी एक और किसी का मतलब ज़्यादा संजीद है? जी, वो मेरे चचा हैं। जी, वो जब हमको तो यहाँ पे चोट लगा, फिर नूरुद्दीन को उन लोगों ने बड़ा सा कोई तलवार जैसा हथियार था उससे उनके पेट में मार दिया। नूरुद्दीन है कहाँ? नूरुद्दीन अभी डॉक्टर अशोक कुमार के यहाँ एडमिट है, आईसीयू में है, हालत काफ़ी क्रिटिकल है। हाँ, अभी डॉक्टर बोला है कि 4 दिन के बाद कुछ हम बता सकते हैं, अभी हालत बहुत नाजुक है। लेकिन नूरुद्दीन को जब इन लोगों ने मारा, उसका लाद जो है चर्बी बाहर आ गया, आंत डैमेज हो गया था। 4 ठो आंत डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करके निकाला हुआ है काट कर। वीडियो दिखाना है आप उसको दिखाइए जो आप उनके पास जी, ये काट के निकाला। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये आंत जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाला है। 5 घंटा ऑपरेशन चला, उसके बाद से जाकर ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। लेकिन अभी भी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, और वो अभी आईसीयू में डॉक्टर के पास एडमिट है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, कानून आप लोगों का कुछ मदद अभी तक किया है कि नहीं? नहीं, अभी तक हम लोग को कानूनी तौर पे कोई कानून के मदद नहीं मिला। हम लोग एक दिन बाद, घटना के एक दिन बाद यानी 3 तारीख को 2 बजे दिन में हम लोग जाकर बड़िया थाना में FIR दर्ज कराए। 4 तारीख को, 3 तारीख को है, 4 तारीख जी, आप लोगों ने 4 तारीख को हम लोगों ने FIR दर्ज कराया। उसके बाद पुलिस 5 को 9 बजे रात में आई और आकर घटना स्थल का मुआयना करके गया। उसके बाद से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस एक बार भी नहीं आ रही है, एक आदमी को भी गिरफ्तारी नहीं हुआ, कोई भी दोषी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और दोषी घूम रहे हैं हमारे मोहल्ले में, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, अननोन पर्सन के साथ आ रहे हैं। 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल आ रही है, उसके साथ वो लोग बैठ कर आ रहे हैं। और कल एक गाड़ी आकर 3 आदमी हमारे दरवाजे पे धमकी दिया कि अभी तुम लोग देखो कितना लाश गिरेगा, है। जब हमको जेल ना, वो अननोन पर्सन थे, हम लोग नहीं पहचाना। घर की औरतें थीं, उन्होंने सुना, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे, उन्होंने सुना, वो लोग डर गई। और लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि अभी तुम लोग गिनो कितना लाश गिरेगा, इस तरीक़ा से धमकी दिया जा रहा है। तो हम प्रशासन से कहना यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे। प्रशासन, अगर ये जो आपके पास धमकी आया है जी, उसके बाद आप लोगों ने प्रशासन से इस बात जी, इस बात का हम कल जाके सुबह में थाना प्रशासन से भी हम मिले थे। पहले जो फ़ोन पे मिला था धमकी, तो शाम में हम आईओ से भी बताया कि दिन में आदमी आकर हमारे दरवाजे पे धमकी दे कर गया है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग डरिए नहीं, हम लोग अपना काम शुरू करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। और अभी होली है, इसके लिए हम लोग का ड्यूटी कहीं और लगा है, उसके बाद से हम लोग तफ्तीश करेंगे और तफ्तीश में है। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, हमारा जान का खतरा है, हमारे घर वाले को, खानदान वाले को, सबको जान का खतरा है। अगर किसी तरह का कोई भी नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार
सिर्फ पहले तो प्रशासन होगी, उसके बाद से मुन्ना होंगे जो पुराने सिक्रेटरी हैं उनके लड़के, और झुन्ना होंगे जो सारा ये लोग दुबई से बैठ के वहाँ से धमकी दे रहा है और कंट्रोलिंग कर रहा है। इन लोगों के पास पैसा का बहुत ज़्यादा पावर है। ये लोग 2 नंबर का धंधा, हुंडी का धंधा करता है, इसीलिए इनको पैसा का पावर है और उसका डर हम लोग के ऊपर बनाया हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है कि आपने सुना कि अभी रियाजुद्दीन साहब हुए आप, रिजवान अहमद साहब, देखिए इन्होंने जो बात कहा वो बहुत गंभीर बात है। एक तो ये लोग अभी पीड़ित हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने अपना जो बयान दिया, ये सब चीज़ आप सामने देख रहे हैं। जो जख्म इन लोगों का है वो कोई बना हुआ नहीं है, और जिस तरह से इनका भी कंडीशन है, बिल्कुल ये बहुत ही क्रिटिकल मामला माना जा रहा है। और आपके जो चचा हैं वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं। आप अभी नायब सदर हैं क्या इसके? मैं सदर हूँ और प्लस मैं बीडीसी यहाँ का हूँ जी, पंचायत समिति। जरा बताएं तो क्या देखिए, हम उस रोज़ घटने के दरमियान हम ससा मुसा एक तिलक में गए हुए थे। जब मेरा नाम पप्पू खान हुआ, मैं वहाँ से ये लोग फ़ोन किया तो हमको सूचना मिला। हमने आया करीब 11 बजे रात में, तो आया तो मैं हॉस्पिटल में गया, इन लोग के देखा सुना। उस दरमियान में हमको मालूम हुई ये जो घटना हुई है, ये तो बहुत निंदनीय बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये लोग आपस में या आपसी कोई रंजिश है नहीं, तो फिर इस तरह का हमला कैसे? हमला हुआ। सारे मामला वो जो मदरसे के लेके मस्जिद के लेके है, नया सिक्रेटरी, नया सदर वगैरह चुनने का। तो कुछ आप लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह है क्या? नहीं, ऑब्जेक्शन हम लोग का कुछ नहीं, सारे गांव का मामला है, ये सारे गांव के मामले हैं। गारे गांव के लोग मिल के ही सबको चुना गया है। पर्सनल 10 आदमी बैठ के कोई चुना नहीं है। ये लोग दबंगई कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को पिटाई कैसे होगी? पिटाई तो अब तो वो लोग मान लीजिए जिससे उन लोग को चलता था अपना रोजी रोटी, तो रोजी रोटी बंद हो गया। इसका मतलब है एक अधिकार था, सिर्फ हाँ अधिकार था, उससे वो लोग का अपना चलता था। अरे मान लीजिए 6-7 साल से ये लोग अपना रोजी रोटी उसी से चलाते थे। तो आमदनी के जरिया जब बंद हो जाएगी तो आदमी तो बौखलाता है। वो तो मान लीजिए जो उस पर जो काम किया है तो हमला उसी पर करेगा। हमको भी तो धमकी मिली है। अच्छा, हमको भी धमकी मिली है, मोबाइल पे उसका थी है, वीडियो क्लिप वगैरह है। इसे ये लोग दिया है धमकी, और महुआरी के लोग से क्या कह रहे हैं? बोले इसको मारने का सुपारी हमको दिया है लोग। आपको मारने? हमको मारने का, इसलिए मैं भी सदर हूँ उसमें। आपको क्यों मारने के लिए? सदर के सदर जी। क्या सदस्य है उसमें? जो उसमें 17 सदस्य हैं, और वो सेक्रेटरी साहब है, अभी है बाड़िया दुकान पे है जी। हम तो यही रिक्वेस्ट जी, आपको सदर चुना गया है इसलिए आपको जगह जगह से जी धमकियाँ मिली जी। वो जो दुबई बैठे हुए हैं साहबजादे इनके कौशल भाई का, उन्हें ये सब काम करवा रहे हैं। वही काम करो जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुन्ना हुआ। पूरा नाम क्या है? मुन्ना मोहम्मद, ऐसे ही हम लोग जानते हैं मुन्ना। यही के इसी गांव के हैं? तो सामने घर हुई उनकी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये बात फिर से बोलिए। मैं प्रशासन से, बड़ा बाबू से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर हम लोग को मदद नहीं करिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया हम लोग पे कुछ एक्शन उन लोग का धरपकड़ किया जाए। चाकू लगा है, रिजवान को लगा है, नूरुद्दीन को लगा है, नूरुद्दीन का भतीजा को लगा है। तो हम सिक्रेटरी हूँ तो जाना ही है। तो हम लोगों ने सिवान गया तो देखा नूरुद्दीन की बुरी हालत थी, रेफ़र कर दिया अशोक कुमार के पास। और उसके बाद हम लोगों ने फिर आया तो रिजवान भी को बुरी हालत में पाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रशासन से, इतना बड़ा कांड हो गया मदरसे को लेकर के, अभी प्रशासन सोई हुई है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से कम इस पर मुस्तैदी से काम करे। अगर मुस्तैदी से काम नहीं करेगी तो 17 मेंबरान हैं, सदर सेक्रेटरी हैं, इनको जिम्मेदार कौन होगा? या तो पुलिस जिम्मेदार होगी या जो करने वाले हैं वो जिम्मेदार है। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मेरा नाम फैयाज अहमद है। पहले हमसे फ़ोन पर कुछ उल्टा सीधा बात हुआ कि आप ऐसे बात बोले हैं। हम बोले कि नहीं बोले हैं। हम बोले कि अगर हम बोले तो वो आदमी को प्रूफ करेंगे, हम उससे बात करेंगे। तो बोला कि नहीं बोले, कहीं भी कुछ बात होता है हम ही लोग होता है। तो हमसे भी तू में हो रहा था, तो ये लोग हमको छोड़ दिया, आके इनके दरवाजे पे ये लोग गाली देने लगा। वो लोग जो चाकू मारा है, मेरा घर उनका बगल में है। हाँ, इसी मोहल्ले में। यार को गाली देने लगे, बोला भाई जाओ, गाली का टाइम नहीं, तुम रात है, तुम अपने घर जाओ।
ये लोग रिजवान बोले कि भाई अभी तू लोग गाली गलौज मत करना, तो घर पर जाओ, ये सब अच्छा बात नहीं है। जब तक वो लोग 2-3 मिनट के बाद वो लोग आया और चाकू को लेके फटाफट मारा, तो हल्ला हो गया, चाकू मार दिया, चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो चाकू मारा है लल्लू और जिसान और सल्लू इरफान। हाँ, उनके घर से चाकू आया, लाल बाबू मारे, सल्लू मारे और फैसल मारे और क्या बोलता है जिसान। बड़ा सवाल है कि नूरुद्दीन साहब जो इनके आपके भाई हुए, वो जो कि अभी सिवान में उनका एडमिट चल रहा है, ज़ेर इलाज है, वो काफ़ी गंभीर अवस्था भी उनकी है। उनका भी बयान हम आपको सुनाते हैं, और जिनके यहाँ उनका इलाज चल रहा है डॉक्टर अशोक कुमार, उनका भी हम आपको बयान सुनवाते हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्री प्लान के साथ हमला किया लाल बाबू। हमको जब घूसा मारा तो हम पूरी तरह से जान रहे कि घूसा मारा हमको, लेकिन हमको लगा कि घूसा मारा होगा, इससे कि हथियार से पूरी भीड़ थी ना, लोग एक दूसरे को पकड़ रहे थे। जब हमको दर्द महसूस हुआ तो कपड़ा उठा करके देखे तो पूरी जो है लाज जो है बाहर निकल गई थी, हमारी चर्बी के साथ जो है बाहर निकल गई थी। हमला उसी ने किया था। अब बाकी उसके 4 लड़के थे, उसका भांजा था जिसका जिसान नाम है, तो उसके 4 लड़के शामिल थे। उसका एक भांजा है, जिसान नाम है, जिसान नाम है, वो भी इसमें शामिल था। और घर की औरतें भी थीं, उनको सपोर्ट कर रही थी, जो घरों से हथियार ला करके उनको हाथों में थमा रही थी। ये नूरुद्दीन मरीज 3 तारीख को रात में सदर हॉस्पिटल सिवान से रेफ़र होकर हमारे पास में आया, और मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की। तो ये चाकू लगा हुआ केस था, और इसको मैंने CT स्कैन कराया, तो उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे मल्टीपल बावल इंजरी थे, और अंदर एब्डोमिनल ट्रॉमेटिक इंजरी थे, और अंदर में बहुत सारे ब्लड जमा हुआ था। तो रात में उसकी पूरी वर्कअप की गई, और सुबह सुबह उसकी सर्जरी की गई। सर्जरी करने के बाद जो भी इंजर्ड पार्ट थे उसको रिपेयर किया गया, और कुछ बावल, कुछ आंत के कुछ पार्टें सेगमेंट काट के हटा दी गई, और उसे फिर जोड़ा गया। और ये सर्जरी कम से कम 2 से 3 घंटे तक चली, और उसके बाद मरीज अभी क्रिटिकल ICU में है, जिसमें ऑक्सीजन मॉनिटर ये लगा के हम लोग उसको एक बेहतर सुविधा दे रहे हैं। और ये 48 घंटे के बाद जो है इसकी स्थिति में जो भी सुधार होगा वो हम आपको बता दिया जाएगा। हालात अभी दयनीय है, इसलिए कि बहुत सारी इंजरी है, अंदर में इन्फेक्शन है, काउंट्स बढ़े हुए हैं, सीरम बिलिरुबिन बढ़े हुए हैं। तो इसके हायर एंटीबायोटिक वगैरह दवा दी जा रही है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में ये इसमें सुधार होगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इसकी इलाज कर रहे हैं, और 2-4 दिन में और स्थिति साफ। शासन जो है कि बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो तमाशाबीन बनी हुई है। जाहिर है कि अगर इस तरह का मामला कहीं आ जाए और तमाशाबीन अगर प्रशासन बन के रहती है तो एक आम आदमी के अंदर खौफ तो पैदा होता है, लेकिन साथ ही साथ उस वैसे लोगों का भी मनोबल बढ़ जाता है जो कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम में संलिप्त रहते हैं, और उनका मानसिकता किस तरीके से बढ़ जाता है ये आप पूरी तरीके से तस्वीर आप देख चुके हैं। ये गाँव वाले हैं, गाँव वालों ने भी बताया, और जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों ने भी साफ तौर पर बताया। अब सवाल उठता है बढ़िया जो थाना है और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आज लगभग 4 दिन हो गया और उसके बाद भी किसी भी मुजरिम का गिरफ्तार नहीं होना और किसी भी तरीके का इसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना, यहाँ के लोगों को ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बहुत चिंता में डाल रहा है, और इसको लेकर के लोग डर भी हैं। जैसे कि इन्होंने एक बात भी कहा कि अब हम लोगों को अपने परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा डर सता रहा है कि कहीं कोई अब और इससे बड़ा हमला ना हो जाए, लेकिन उससे पहले अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो शायद कि इन लोगों को भी कानून पर भरोसा रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी घटनाएं हैं, अब आप देख रहे थे, और आप देखिए कि अब प्रशासन इसके बाद क्या करती है। बन रही है हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।